एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे एक ऐसे दौर को जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कैसे? जब जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपनी पहचान ढूंढनी शुरू की, तब उतरा एक नया आदमी। कौन? एडोल्फ हिटलर। ये कहानी है नाजिज्म के उदय की और एक डिक्टेटर के जरिए दुनिया पर छाए अंधकार की। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 3, Nazism and the rise of Hitler. Let's explore history that changed the world forever. तो चलो देखते हैं क्या था हमारा इस चैप्टर में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया गया है। देखो, ये चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर हमें बताता है कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में क्या हालात थे और कैसे उन्हीं हालातों ने एडोल्फ हिटलर और नाजिज्म को जन्म दिया था। हम सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हार गई थी और 1919 में एक नई गवर्नमेंट बनी जिससे हम क्या बोलते हैं, वीमार रिपब्लिक। लेकिन जो ये नई गवर्नमेंट बनी थी, शुरू से बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स में घिरी हुई थी। लाइक देश में इकोनॉमिक क्राइसिस था, लोगों के पास काम नहीं था, पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी, बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मींस गवर्नमेंट बन रही थी, गिर रही थी, बन रही थी, गिर रही थी। और सबसे बड़ी बात, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसने जर्मनी को दुनिया के सामने पूरी तरह से जलील करके रख दिया था। इन सब के बाद भी लोगों को डेमोक्रेसी पे विश्वास था, जो लोगों का वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था कि डेमोक्रेसी तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी के जरिए तो हमारी जो बची कुची लाइफ है ना, वो भी स्पॉइल हो जाएगी। उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो उनके देश को दोबारा मजबूत बना सके, उनके लिए वेलफेयर के काम कर सके, नई नई पॉलिसीज ला सके। ऐसी लीडर की उन्हें जरूरत थी और इसी बैकग्राउंड में सामने आया एक नया नाम, दैट इज एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने भी लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो जर्मनी को फिर से मजबूत बनाएगा, यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंट्री में उसे सॉल्व करेगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को भी मिटा देगा और देश को एकजुट करने में बहुत मेहनत करेगा, मीन्स इकट्ठा करने में। जो भी काम हो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, ऐसी वो पूरी मेहनत करेगा। किसी इंडिविजुअल के प्रॉफिट के लिए कोई भी काम नहीं होगा। तो इसी के लिए उसने अपनी एक पार्टी, दैट इज नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्टिक जर्मन वर्कर्स पार्टी के जरिए अपने विचार पूरे देश में फैला दिए कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। अब नाजिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोच बन चुकी थी। किस चीज की? एक डायरेक्टरल आइडियोलॉजी जिसमें वॉर और नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया। और सबसे जो खतरनाक, एक पावरफुल था, वो था रेशियल सुपीरियरिटी। क्या मतलब है? जो आर्यन रेस है ना, इसको सबसे ऊपर माना गया और दूसरी जो जाति हैं, दूसरी जो कम्युनिटीज है, उनको नीचे माना गया। हिटलर ने जितने भी प्रोपेगेंडा थे, स्पीचेस थे, एजुकेशन और रैलीज के जरिए लोगों के दिमाग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था कि हाँ, यही चीजें बेस्ट हैं, यही हमें करनी चाहिए। और इसी के चलते हुए जिसफ मीन्स जो क्रिश्चियंस के जो प्रिस्ट वगैरह थे, जो नोबल्स पीपल थे, इनके खिलाफ बहुत सारे उसने अत्याचार भी किए, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट क्या होता है, कैसे ये चीजें की गई, ये आगे चैप्टर में हमें ब्रीफ में बताया गया, वो हम वहाँ समझेंगे। अभी आप यहाँ देखो, जो पॉलिसीज और जो सोच नाजिज्म की थी, हिटलर की थी, इसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 का रास्ता खुलता गया। क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक कैटेगरी को बिल्कुल नीचा रखना, एक को बिल्कुल प्राइम फोकस करना कि यही सब कुछ है, इस चीज ने 2nd वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया था। वर्ल्ड वॉर का रास्ता इसलिए भी खुला क्योंकि एडोल्फ हिटलर की सोच थोड़ी सी लोगों के मन में वैसे वियर्ड सी लगने लग गई थी कि एक जो कैटेगरी है उसको तो बिल्कुल प्राइम फोकस कर दिया कि यही सब कुछ है, और दूसरी कैटेगरीज को, दूसरी जो जाति है, उनको बिल्कुल नीचे कर दिया कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, है ना। तो बच्चों, ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ी सीख भी दे रहा है। क्या? कि जब लोग निराश हो, हताश हो, परेशान हो, तब वो एक ऐसे डिक्टेटर पर, एक ऐसे लीडर पर ट्रस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी और इंसानियत दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। लोगों के बीच में एग्रेशन तो बढ़ेगा ही, और कैसे कैसे लोगों के बीच में एग्रेशन बढ़ेगा, कैसे ये नई गवर्नमेंट आई, या फिर कैसे इन्होंने डिप्रेशन में डाला लोगों को, या फिर हिटलर का जन्म कैसे हुआ, नाजी पार्टी क्या थी, एक रेस्कियल स्टेट कैसे डेवलप हुआ, या फिर यूथ का क्या रिएक्शन था इस चीज को लेके, ये हम अपने इस चैप्टर में ब्रीफ में समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखो, हिस्ट्री हमें सिर्फ पास्ट नहीं बताती बल्कि फ्यूचर के लिए हमें सीख भी देती है कि हमें कभी भी
परेशान होकर, डिप्रेस्ड होकर एक ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए हार्मफुल हो। आ गया समझ? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? बर्थ ऑफ द वीयमार रिपब्लिक। तो बच्चों समझते हैं वीयमार रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें दिया गया है बैकग्राउंड। क्या हुआ देखो, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी 1914 से 1918 लड़ाई चल रही थी इनकी, लेकिन ये वॉर जर्मनी हार गया था। मैंने अभी इंट्रो पार्ट में आपको बताया। और इस हार के बाद जर्मनी के जो हालात थे, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पर देखें, चाहे वो फाइनेंशियली देखें, चाहे मेंटली, सोशली, हर तरह से जर्मनी के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे, डिप्रेस्ड थे, परेशान थे और देश के पास जो बेसिक नीड्स फुलफिल करने तक के भी रिसोर्स नहीं थे अवेलेबल। और इन्हीं सब चीजों के चलते लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, लोगों का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। तब जर्मनी के जो किंग थे, कैसियर विलियम सेकंड, इन्होंने नवंबर 1918 में अपना जो पद था, अपना जो सिंहासन था, मीन्स अपना किंग का जो दर्जा था वो छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने एब्डिकेट कर दिया था। एब्डिकेट क्या होता है? बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी से सलाह लिए, अपनी मर्जी से अगर आप अपना रेजिग्नेशन दे देते हो, अपनी कुर्सी खाली कर देते हो, दैट इज एब्डिकेट। ठीक है, सिंपली क्या होता है, जब आप अपना सिंहासन, अपना पद, उससे इस्तीफा दे देते हो बिना किसी के सलाह मशवरे किए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, दैट इज एब्डिकेट करना। आ गया समझ? आगे देखो, जब विलियम सेकंड ने अपना जो सिंहासन है, अपना पद छोड़ा, तो जर्मनी की जो मोनार्की सिस्टम था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। और इसके बाद एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी जिसे हमने कहा वीयमार रिपब्लिक। ओके, इसका नाम वीयमार रिपब्लिक क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो नई गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जर्मन की एक वीयमार नाम की एक सिटी में वहां बैठकर इन्होंने डिसाइड किया था कि हम ऐसे ऐसे एक गवर्नमेंट बनाएंगे या फिर ऐसे ऐसे काम करेंगे, या फिर एक नई पॉलिटिकल लीडर या अपोज जो कुछ भी था वो इन्होंने इस सिटी में रहकर डिसाइड किया था। दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा वीयमार गवर्नमेंट, वीयमार रिपब्लिक। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी थी, ये शुरू होते ही इसके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस फेस कर रहा था। लाइक देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, पॉलिटिकल फाइट, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की इंसल्ट, सब कुछ एक साथ चल रहा था कंट्री में, है ना। तो इनके लिए चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। गवर्नमेंट तो इन्होंने बना ली थी, लेकिन अलग अलग तरीके से, मीन्स ऐसे होता है ना, चारों दिशाओं से बंदा गिर जाए, तो वो वाली सिचुएशन थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने ऑलरेडी खड़ी थी। तो यहीं से था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से जर्मनी का डेमोक्रेटिक रूल का जन्म हुआ। लेकिन इसके साथ इसके अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए थे। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें क्या दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ वीयमार रिपब्लिक। तो बच्चों अब समझते हैं वीयमार रिपब्लिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हुआ क्या, 1919 में जर्मनी के लोगों ने एक नेशनल असेंबली इकट्ठी बुलाई, जिसमें जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो कहाँ मिले? जर्मन के एक छोटे से टाउन वीयमार में। और वहीं से शुरू हुआ एक नया डेमोक्रेसी, एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने का प्रोसेस। यहीं पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया गया, जिसमें जर्मनी के लिए डेमोक्रेटिक रूल्स लिखे गए थे कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी। और इसी वजह से गवर्नमेंट का नाम रखा गया वीयमार रिपब्लिक, क्योंकि ये वीयमार नाम के एक टाउन में बनी थी। ओके, नामकरण भी समझ आ गया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था काफी मॉडर्न था उस टाइम के हिसाब से। प्रेजेंट में देखे तो नहीं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से देखे तो बहुत मॉडर्न था। इसने लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट्स भी दिए। कैसे कैसे राइट्स? जिसमें फर्स्ट है हमारा UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब अब 21 साल से ऊपर हर पर्सन, चाहे वो आदमी है चाहे औरत, मेल और फीमेल, वो लोग वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट द इक्वल राइट्स बिफोर लॉ, मतलब सब लोग कानून के सामने बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। आगे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात बोलने का, अपनी सोच रखने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, बच्चा बड़ा, हर किसी को अपनी बात रखने का राइट दिया जाएगा। आगे है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड रिलीजन, मतलब लोग अपनी मर्जी से अपने ग्रुप्स बना सकते हैं और अपना धर्म मान सकते हैं, मीन्स रिलीजन की भी छूट दी गई। तो ये थे कुछ राइट।
जिससे शुरुआत हुई वेमार रिपब्लिक की, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पहली बार जर्मनी के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे ये गवर्नमेंट आगे बढ़ी, इस रिपब्लिक को सबसे ज्यादा स्ट्रगल और चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। और वो चैलेंजेस क्या थे, और चैलेंजेस के अलावा वेमार गवर्नमेंट को, वेमार रिपब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कैसे इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस से उन्होंने जंग जीती, कैसे उन्होंने ये सारी चीजें सॉल्व की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बैक टू स्कूल। मिलते हैं बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के साथ हमारी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।